Yes, good morning students. How are you बेटा? आज का बच्चों हमारा टॉपिक है लिहाजा की और क्योंकि यूटी की डेट आपकी कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। वो आपसे जो है लास्ट 15 मिनट में जो है जैसे हम डाउट्स लेते थे वैसे ही सुना जाएगा। तो आज हम जो है लेसन करते हैं बेटा लिहाजा की और, ठीक है? तो लिहाजा की और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, जबकि दूसरी बार भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। यानी कि जब वो भिखमंगे के वेश में थे तब तो उनको ठहरने के लिए सही स्थान मिल गया, लेकिन जब दूसरी बार वो जेंटलमैन के वेश में थे, भद्र वेश में थे, तब उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। तो क्यों ऐसा हुआ? तो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वहां शाम के समय पहुंचे थे। इस समय वहां के लोग छंग पीकर अपने होश हवास गवा बैठते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है, उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती है, उनकी सोच भी बदल जाती है। इसलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। तो लेखक को उचित स्थान न मिलने का जब दूसरी बार बेटा वो जेंटलमैन यानी कि भद्र के इंसान के वेश में जाते हैं, तब उन्हें जो है उचित स्थान क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वह शाम के समय गए थे और शाम के समय जो है वहां के लोग छंग पीकर मस्त हो जाते हैं और उन्हें होशो हवास नहीं रहता, वे अपने होशो हवास गवा देते हैं और जो उनकी मेंटेलिटी है, उनकी मनोवृत्ति है, वो सही नहीं रहती है, वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं उस समय। तो इसलिए जो है लेखक जब भद्र वेश में गया तो उसे रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, और जब वह भिखमंगे के वेश में गया तो उसे जो है रहने के लिए सही स्थान मिल गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर बेटा? ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था, क्वेश्चन था हमारा कि भाई जब वो किसके उसमें जाते हैं, भिखमंगे के वेश में, तो तिब्बत के जो मार्ग हैं बेटा वो सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था वहां पर नहीं होती। जान पहचान होने पर भी ठीक जगह मिल जाती थी, वरना भटकना पड़ता था। तो यात्रियों का आदर सत्कार करना जो है उन लोगों की उस समय की मनोदशा पर निर्भर करता है। ठीक है कि वो किस व्यक्ति का आदर सत्कार करें, तिब्बत के लोग किसका ना करें, तो उनकी मनोवृत्ति पर ये निर्भर करता है। और छंग क्या होता है? एक मतलब मादक पदार्थ ही होता है, मदिरा जैसा ही, शराब जैसा ही होता है, और वो पीकर जो है उन्हें होश नहीं रहता है। इसलिए वे अंतर नहीं कर पाते कि यात्रियों ने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं या किसके साथ कैसा आदर सत्कार करना चाहिए और किसके साथ आदर सत्कार नहीं करना चाहिए। तो उस समय वे सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते। तो इसलिए दूसरी बार क्योंकि शाम के समय गया था लेखक, तो उसे जो है रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? देखिए जैसे हमारे यहाँ पर है बेटा कि यदि हम कोई भी हथियार खरीदते हैं तो हमें लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तो उसमें वहां पर जो है तिब्बत में हथियार का किसी प्रकार का कानून नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पर भारत में जो है लोग जो है लाठी रखते हैं, तो वहां के लोग के लोग जो है इस तरह बंदूक और पिस्टल रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाठी रखी जाती है, लाठी के लिए तो हमारे यहाँ कोई लाइसेंस नहीं बनवाना होता ना,
तो वैसे ही जो है वहां पर पिस्टल और बंदूक के लिए भी जो है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, कोई कानून नहीं है। और जो है निर्जन होने के कारण भी वहां यात्रियों को डाकुओं का हमेशा भय रहता है। जो रास्ते हैं बेटा वहां क्या है, जंगल का रास्ता है और निर्जन है, मतलब वहां बस्ती नहीं है, लोग नहीं रहते। रास्ते जहां से तिब्बत का जाने का जो रास्ता है, भारत से तिब्बत की यात्रा जब करते थे की है लेखक ने, तो उस समय क्या है, जो रास्ते थे वो निर्जन थे, सुनसान थे, यानी कि वहां पर बस्ती नहीं थी। तो इस कारण भी जो है वहां पर जो है यात्रियों को डर बना रहता था, क्योंकि वहां पर रास्ते निर्जन थे। और वहां यात्रियों को डाकुओं का जो भय था वो हमेशा बना रहता था। सरकार जो है पुलिस और खुफिया विभाग पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी। जो तिब्बत की सरकार है वो पुलिस या खुफिया विभाग पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती थी, यानी कि वहां यात्री जो है सुरक्षित नहीं थे। वहां डाकू को वहां डाकू किसी को भी जो है आसानी से मार सकता था, और इसलिए यात्रियों की हत्या और लूटपाट का भय जो है वहां पर बना रहता था, कि यात्री वहां पर जो है सुरक्षित नहीं थे। यात्रियों को सदा जो है अपनी जान का भी और माल का भी भय बना रहता था। उन्हें मालूम नहीं होता था कि कब उन्हें लूट लिया जाएगा अथवा मार दिया जाएगा। पहले उन्हें मार दिया जाता था और फिर जो है देखा जाता था कि इसके पास कितना माल है। किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? पिछड़ गया था मीन्स पीछे रह गया था। तो लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहां का रास्ता ऊंची चढ़ाई का था। जो घोड़ा मिला था वह भी सुस्त था एवं धीरे धीरे चल रहा था। तो क्यों पिछड़ गया था बेटा? पहला कारण क्या है कि वहां का जो रास्ता था वो ऊंची चढ़ाई का था। लंगकोर का जो रास्ता था वो बहुत ऊंची चढ़ाई का था, और लेखक को जो घोड़ा मिला था वह भी बिल्कुल सुस्त था और वह धीरे धीरे चल रहा था। और लेखक तीसरा कारण क्या हुआ? लेखक जो है वो रास्ता भी भटक गया था, क्योंकि दो रास्ते एक साथ निकल रहे थे और वह गलत रास्ते पर 1.5 मील जो है आगे चला गया था। जैसे जब वो चल रहा था सीधा, तो एक जगह पर दो रास्ते निकल रहे थे, तो वो सही रास्ते पर जाने की बजाय उसने कौन से रास्ते पर चला गया? वो गलत रास्ते पर। और जब गलत रास्ते पर एक डेढ़ प्रकार ही वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। उसे पूछने पर ही पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। फिर उसने सही रास्ता पूछा, तब उसने वापस उसी रास्ते पर आकर जो है सही रास्ता पकड़ लिया। इस कारण जो है लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया था। फर्स्ट रीजन क्या बताया है बेटा? फर्स्ट है हमारा, एक तो वहां का जो रास्ता था ऊंची चढ़ाई का था। दूसरा, जो लेखक को घोड़ा मिला था वो बहुत ही सुस्त था और धीरे धीरे चल रहा था। और तीसरा कारण क्या है अपने साथियों से पिछड़ने का? कि एक जगह से जो है दो रास्ते निकल रही थी और लेखक जो है गलत रास्ते पर 1.5 किलोमीटर आगे निकल गया था। और पूछने पर उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया है, और फिर सही रास्ता पूछकर जो है वो वापस आया। इस प्रकार जो है लेखक अपने साथियों से पीछे रह गया था। पिछड़ गया था मीन्स पीछे रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। पहली बार तो सुमति को जो है लेखक ने रोका उसके यजमानों के पास जाने से, परंतु दूसरी बार जो है रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब दूसरी बार सुमति अपने यजमानों के घर जाने लगा, तो दूसरी बार उसने मना क्यों नहीं किया?
तो लेखक ने सीकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास पहली बार जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे वहां लगभग 1 सप्ताह लग सकता था। जब वो अपने यजमानों के पास जाता था तो वो काफी समय वहां पर स्पेंड करता था, नियर अबाउट 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह जो है वो लगा देता था। तो लेखक के पास जो है इतना समय इंतजार करने के लिए नहीं था। अब लेखक के पास इतना समय नहीं था कि वो 1 सप्ताह जो है सुमति का इंतजार करता रहे। तो फिर दूसरी बार उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक को बुद्ध वचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी। और जो लेखक है वो लेखक जो है वो पोथियां पढ़ने में लग गया था। इस कारण जो है लेखक ने उसे दूसरी बार जाने से मना नहीं किया और लेखक वहां पर काफी दिनों तक रहा और वह बुद्ध वचन के अनुवाद की मूल्यवान हस्तलिखित पोथियां जो है उसे मिल गई थी और वह उनको पढ़ने में रम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सीकर विहार में सुमति को पहली बार उसके यजमानों के यहाँ जाने से क्यों रोका? क्योंकि वह 1 सप्ताह जो है लगा देता और यदि वह दोबारा उसने इसलिए नहीं रोका कि वह उसको जो है बुद्ध वचन की मूल्यवान अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक जो है भिखारी के वेश में उसे यात्रा करनी पड़ी और रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोना पड़ा, अधिक ठंड और कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। लौटते समय उसे ठहरने के लिए अच्छा स्थान भी नहीं मिला। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बच्चे तिब्बत यात्रा के दौरान? सबसे पहले उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। सेकंड, रास्ते में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था। तीसरा रीजन क्या है? वह रास्ता भटक गया था और अपना सामान उसे स्वयं पीठ पर ढोकर जो है लेकर जाना पड़ा और अधिक ठंड एवं कड़ी धूप का सामना भी उसे करना पड़ा और लौटते समय ठहरने के लिए भी उसे अच्छा स्थान नहीं मिला। इस प्रकार लेखक को जो है अपनी यात्रा के दौरान
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जो तिब्बत का समाज था बेटा वो कैसा था। तो प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर जो ल्हासा की ओर क्या है बेटा, एक यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। तो प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय का जो तिब्बती समाज था वो खुले विचारों वाला था। वहां किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं था। समाज में किसी प्रकार का वहां भेदभाव नहीं था। और क्या था बेटा वहां पर छुआछात की भावना नहीं थी। यानी कि समाज में किसी प्रकार की छुआछात की भावना नहीं थी। और दूसरा वहां पर सामाजिक भेदभाव नहीं था। और स्त्रियों में पर्दा प्रथा जो है जैसी रूढ़ियां भी वहां पर नहीं थी। यानी कि स्त्रियां जो है पर्दा नहीं करती थी। वे धार्मिक चिन्ह गंडे, नजर का धागा, जैसे गंडे का मतलब है यहाँ बेटा नजर का धागा, तो मंत्र पढ़कर और गांठ लगाए हुए धागे में वो विश्वास करते थे। यानी कि थोड़ा सा अंधविश्वासी समाज तो तिब्बत का उस समय था। अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर जाकर जो है चाय बनवा सकता था। और वहां के निवासी शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। छंग क्या है बेटा, एक मादक पदार्थ होता है शराब की तरह। तो उस समय के तिब्बती समाज में ना तो छुआछात की भावना थी, ना किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव था। वहां की जो स्त्रियां हैं वो पर्दा नहीं करती थी। और वे धार्मिक जो नजर के धागे वगैरह हैं, गंडे वगैरह हैं, तो मंत्र पढ़कर जो है उनमें गांठ लगाई जाती थी, वे इस चीज में विश्वास करते थे तिब्बत के लोग। और अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर सकता था और अपनी चाय बनवा सकता था। वहां के निवासी शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर जो है मस्त हो जाते थे। 7th क्वेश्चन बेटा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो क्या है, मैं पुस्तकों के भीतर था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका सही क्या अर्थ है बेटा, कि जो लेखक है वो पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। रम गया था मीन्स वह बिल्कुल कंसंट्रेट होकर जो है उनको बुद्ध हस्तलिखित पोथियों को पढ़ रहा था। रम गया था मतलब जब आप इतनी तन्मयता से पढ़ते हैं कि आपको पता ही न चले कि आसपास क्या हो रहा है, तो वो कहलाएगा रमना। ठीक है, अब सम अदर क्वेश्चंस देखते हैं बेटा इस लेसन के क्या हो सकते हैं। जैसे जिस रास्ते से लेखक तिब्बत गया वह रास्ता पहले किस काम आता था, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए। तो लेखक नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था, वह तिब्बत जाने का प्राचीन मार्ग था। भाई नेपाल, भारत से नेपाल, नेपाल से होकर वह तिब्बत गया था। तो वह जो है काफी पुराना रास्ता था तिब्बत जाने का। उस समय फ्री क्लिंग पोर्ट का मार्ग नहीं खुला था। जो फ्री क्लिंग पोर्ट है जिससे सीधे जो है भारत से तिब्बत जा सकता है, तो वह रास्ता उस समय नहीं खुला था। उस समय नेपाल से ही होकर भारत भी जितनी चीजें तिब्बत जाती थी वे इसी रास्ते से जाती थी। मतलब नेपाल से तो मतलब जो चीजें जाती थी तिब्बत वो इसी रास्ते से जाती थी। और भारत से भी जो है जो भी चीजें जाती थी, जो भी सामान तिब्बत जाता था, तो वह नेपाल से होकर ही तिब्बत पहुंचता था। वे इसी रास्ते से जो है पूरा जो है व्यापार होता था। वे यह मार्ग व्यापारिक मार्ग के साथ साथ सैनिक मार्ग भी था। नेपाल से होकर तिब्बत जाना, तो यह जो है
क्या था बेटा, यह व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ यह सैनिक मार्ग भी था। यहाँ किले और फौजी चौकियां बनी हुई थी और इनमें चीनी पलटने रहा करती थी। पलटन क्या होती है बेटा, फौज। यहाँ पर जो सैनिक किले बने हुए थे उसमें चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी फौज रहा करती थी। भारत और तिब्बत की महिलाओं में क्या अंतर है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना बेटा कि भारत की महिलाएं पर्दा करती हैं और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देती, किसी अपरिचित पर आसानी से विश्वास नहीं करती क्योंकि वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। जबकि तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, वे किसी भी अपरिचित से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उन पर विश्वास करके अपने घर में उन्हें घुसने की अनुमति दे देती हैं। वे किसी भी अपरिचित पर विश्वास करके उसे अपने घर में घुसने की अनुमति दे देती हैं। वे बिल्कुल निडर हैं और स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो देखिए क्या क्या अंतर है बेटा, भारत की महिलाएं पर्दा करती हैं, तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। और जो तिब्बत की महिलाएं हैं वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को आसानी से घर में घुसने देती हैं और उस पर विश्वास कर लेती हैं, लेकिन भारत की महिलाएं किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देती और उस पर आसानी से विश्वास नहीं करती। तिब्बत की महिलाएं जो है बिल्कुल किसी से नहीं डरती, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भारत की महिलाएं जो है निडर नहीं है, वे अपने आप को, क्योंकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तिब्बत में जो है यात्रियों को क्या सुविधा प्राप्त है? तो तिब्बत में यात्रियों को अपरिचित व्यक्तियों को घर के बिल्कुल भीतर तक जो है जाने की अनुमति है। उन पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जाता। घर की बहू या सास को चाय देकर उनसे दूध के रंग वाली चाय बनवाई जा सकती है और स्वयं भी जाकर जो है अपनी चाय बनाई जा सकती है। और यात्रियों को चाय पीने के लिए किसी दुकान या होटल की को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तिब्बत में सबसे खतरनाक जो है जगह कौन सी है? तो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है बेटा? डांडे। कौन सी है? डांडे। यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। तो तिब्बत में जो सबसे खतरनाक जगह है कौन सी है बेटा? डांडे है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 16-17 हजार फीट। यह जगह निर्जन है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। दूर दूर तक कोई भी गांव गिराव यहाँ पर नहीं है। डांडे के आसपास जो है कोई भी गांव नहीं है। पहाड़ और नदी के मोड़ पर स्थित होने के कारण डाकुओं के लिए यह स्थान सुरक्षित है। कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, नदी के मोड़ हैं, तो डाकू यहाँ जो है आसानी से छुप सकते हैं। यहाँ न तो पुलिस की कोई व्यवस्था है, न ही कानून व्यवस्था है, और हत्या हो जाने पर किसी प्रकार का किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बेटा लहासा की और जो पाठ है इसके अनुसार तिब्बत की जो जागीर व्यवस्था है उसके बारे में बताइए कि जमीन का बंटवारा वहां पर कैसे होता है। तो लेखक के अनुसार तिब्बत की सारी जमीन वहां के छोटे छोटे जागीरदारों के बीच बटी हुई थी। इन जागीरों का एक बड़ा भाग मठों के अधिकार में था। ये जागीरदार खेतों में मजदूरों से बेगार कराते, यानी कि बिना वेतन के काम कराते थे। खेती का प्रबंध किसी बौद्ध भिक्षु के हाथ में होता था, जिसकी स्थिति राजाओं जैसी होती थी। तो बौद्ध भिक्षु की जो स्थिति थी वो किस जैसी होती थी? एक राजा के समान जो है बौद्ध भिक्षु की स्थिति होती थी। नमसे कौन थे? इनके चरित्र की क्या विशेषता है? नमसे बेटा एक बौद्ध भिक्षु थे। वे सेकर विहार नामक जागीर के प्रमुख थे। जैसे
अभी अभी हमने बताया ना, तो क्योंकि वहां जागीर का एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु होता था, तो नमसे जो है जागीर के बौद्ध भिक्षु थे। सेकर विहार जो जागीर थी, इस कारण उनका बहुत मान सम्मान था। वे बड़े बड़े ही भद्र पुरुष थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले, जबकि उस समय लेखक की वेशभूषा एक भिखमंगे की थी। सेकर विहार के मंदिरों में रखे बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताइए कि जो सेकर विहार में रखे बौद्ध ग्रंथ थे वो किस प्रकार के थे बेटा। तो शेकर विहार के मंदिर में 103 पोथियां रखी थी, जो बुद्ध के वचनों के हस्तलिखित अनुवाद थे। जो बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने कहे थे, उन वचनों को हाथ से लिखा गया था। वहां पर इसे कुंजर कहा जाता है। यानी कि शेकर विहार के मंदिर में जो बौद्ध ग्रंथ रखे हुए हैं, उनको वहां पर जो है कुंजर कहा जाता है। इन पोथियों में मोटे मोटे कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में बुद्ध वचन लिखे हुए थे। एक एक जो पोथी है उसका जो वजन है वो 15-15 सेर से कम नहीं होगा। यानी कि एक पोथी का जो वजन है बेटा वो कितना था, 15 सेर, यानी कि 15 किलो। तो आज का जो रिवीजन है बेटा हमारा यही समाप्त होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक डाउट्स नाउ, एंड आई इफ यू हैव नो डाउट then we will revise the lesson दो बैलों की कथा। Are you ready? Yes बेटा, are you ready students? Yes. Yes students.